हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम पर्वत निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं कि धरातल पे पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ है, और इसमें हम विद्वानों के जो विचार है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ओम्स का समांतरक सिद्धांत पढ़ा था। आज हम जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जोली महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया था, और जो जोली महोदय हैं, इनके जो सिद्धांत है, इसके अन्य नाम हैं तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास। ये इनके अन्य नाम हैं कि तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास। ये जो जोली महोदय हैं, अन्य नाम है इनके सिद्धांत का। अब देखो, जोली महोदय ने जो सिद्धांत है और रेडियो एक्टिव सिद्धांत, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनके आधार पर दिया है। हालांकि जो पिछले वीडियो में हमने जो होम्स महोदय है उनका अध्ययन किया था, उन्होंने भी रेडियो एक्टिव सिद्धांत पे, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उनके आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि रेडियो एक्टिव है, जो तत्व होते हैं, इनसे ऊष्मा है वो निकलती रहती है, तो उसके बाद उनमें संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती है उस ऊष्मा की वजह से। और ये देखो, जोली महोदय का जो सिद्धांत है, इन्होंने भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उनके आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। देखो, सबसे पहले तो जो जोली महोदय हैं, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका जोली महोदय ने सबसे पहले बताया है। उन्होंने कहा है कि जो महाद्वीपीय भाग है, जो महाद्वीपीय भाग है वो हल्के पदार्थ यानी सियाल के बने हुए हैं। जोली महोदय ने कहा है कि महाद्वीपीय भाग हल्के पदार्थों के यानी हल्के पदार्थों से बने हैं, जिसे सियाल नाम दिया है, और इसका जो घनत्व है 2.67, इसका घनत्व बताया है। उसके बाद जो जोली महोदय हैं, इन्होंने महासागरीय भाग को भारी पदार्थों से बना है, ठीक है। तो इसे इन्होंने सीमा नाम दिया है, सीमा या आदिस्थल इन्होंने नाम दिया है, आदिस्थल। और इसका घनत्व इन्होंने 3 बताया है। इसका जो घनत्व है, जो सीमा का जोली महोदय ने वो 3 बताया है। और यानी जो क्रस्ट है यानी सियाल है, वो सीमा है या सब स्ट्रेटम है, उसके ऊपर तैर रहा है। यानी सियाल का जो विस्तार है वो महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। और जो सियाल है, सियाल जो है ये महासागरों में नहीं पाई जाती है, वहाँ इसका अभाव है। और फिर जो पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, और यही बात होम्स ने कही थी। तो पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं।
जिनसे निरंतर ऊष्मा है वो निकलती रहती है। और इन पदार्थों का जो वितरण है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इनका जो वितरण है वो एक समान नहीं है। कहीं पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो अधिक मात्रा में हो सकते हैं, तो कहीं पर कम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कहीं ये पदार्थ ना हो। यानी अलग अलग कंडीशन है, समान कंडीशन नहीं है। यानी इन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जोली महोदय के अनुसार उनका जो वितरण है वो समान नहीं है। और महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ वो अधिक पाए जाते हैं। जो महाद्वीपीय भाग है अधिक इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानी भाग है, और जबकि इसके विपरीत जो महासागरीय भाग है वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक नहीं पाए जाते हैं, इनकी कमी पाई जाती है। फिर देखो इसमें जो महाद्वीपों के ऊपरी भाग है, जो सियाल है, विकिरण द्वारा ताप ह्रास होता है। अतः रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा के होते हुए भी उनका संचयन नहीं हो पाता है। जो महाद्वीप का जो ऊपरी भाग है उससे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका विकिरण होता रहता है। वहाँ पर जो ऊर्जा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो ऊष्मा निकल रही है उस ऊष्मा का वहाँ संचयन नहीं होता है। महाद्वीपीय भागों पर उनका संचयन नहीं होता है। फिर आगे जो जोली है, इन्होंने गणितीय परिकल्पना दी है अपनी। जो जोली है उन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो गणितीय परिकल्पना के आधार पर समझाया है। तो उन्होंने गणितीय परिकल्पना दी। तो जोली ने माना कि जो सियाल परत के नीचे का जो भाग है वहाँ जो तापमान है वो 1050 सेंटीग्रेड है। सियाल परत के नीचे, सियाल परत के नीचे तापमान 1050 डिग्री सेल्सियस माना है जोली महोदय ने। और जो महासागरों की जो तली है उसके नीचे जो सीमा है, जो उसके ऊपरी भाग में ऊष्मा का परिचालन द्वारा सागरीय जल में ह्रास हो जाता है, परंतु जो सीमा में जो गहराई पर जाने पर ऊष्मा का संचय होता है। जो सीमा है उसकी जब गहराई में जाते हैं, यानी जो सीमा परत है उसके और अधिक डीप हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जोली महोदय ने कहा है कि जो सीमा परत है इसकी जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में जो ऊष्मा बन रही है, तो इस जो ऊष्मा का जो उपयोग है वो महासागरीय भाग कर लेते हैं और ऊष्मा का ह्रास हो जाता है। अगर जो सीमा है, सीमा परत के डीप जाते हैं हम, जब डीप जाते हैं तब यहाँ ऊष्मा का संचय होता है। तब ये जो ऊष्मा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो ऊष्मा है उसका संचय होता है, वो बाहर नहीं आ पाती है सीमा परत के परत में, जब हम डीप ले जाते हैं तब। जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ जाती है और इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण ताप इतना अधिक हो जाता है कि जो अध स्तर है, वो बेसाल्ट का बना है, और जो बेसाल्ट का बना है तो वो गलना तक पहुंच जाता है। यानी इस भाग में जो तापमान है, तापमान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगर तापमान अधिक हो जाता है तो यहाँ जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो अपने गलनांक तक पहुंच जाती है, यानी वो जो चट्टानें हैं वो पिघलने लग जाती है, इतना टेम्परेचर यहाँ हो जाता है।
और आगे जोली महोदय ने कहा है कि जो सीमा की जो निचली परत से ऊपरी भाग में ताप का चालन नहीं होता है। सीमा की जो परत है, ये मान लो सीमा की परत है, ठीक है, सीमा की परत है, इसमें जैसे ये ऊष्मा है, तो ये जो ऊष्मा है इसका जो चालन है, ऊष्मा का जो ट्रांसफर है वो ऊपर नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसा कोई माध्यम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऊष्मा का जो ट्रांसफर है सीमा परत के ऊपर नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो तापमान जो पहले 1050 डिग्री सेल्सियस था, तो वो 1150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ सीमा के निचली परत में 1150 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो इतना अधिक जब तापमान हो जाता है तो जो चट्टानें होती हैं वो अपने गलनांक बिंदु पर पहुंच जाती है। गलनांक यानी पिघलने लग जाती है चट्टानें। मगर जोली महोदय ने कहा है कि वो जो चट्टानें हैं इस तापमान पे पिघलती नहीं है, बल्कि ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, इसका कारण यह बताया है कि यदि गलन की गुप्त ऊष्मा प्रदान की जाए तो अर्ध स्तर पिघल जाएगा। अगर जो गलन है यानी पिघलने की जो गुप्त ऊष्मा है वो प्रदान की जाएगी, तब जो अर्ध स्तर है, जो सीमा परत के नीचे जो अर्ध स्तर है, गुप्त ऊष्मा के कारण ही वो पिघल पाएगा। जोली ने गणितीय परिकल्पना के आधार पर बताया है कि उपयुक्त ऊष्मा की प्राप्ति तथा संचयन के लिए, ये जो ऊष्मा है इसकी जो प्राप्ति के लिए उन्होंने समय बताया है 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष। उन्होंने कहा इतना ये समय लगता है। इस तरह की जो ऊष्मा है उसमें ऊष्मा की जो प्राप्ति होती है उसके बाद जो संचयन होता है उसमें 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस अवधि में जब अर्ध स्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है जोली महोदय ने। देखो, पहली अवस्था में इन्होंने कहा है इसमें सागरीय अतिक्रमण का काल कहा है। सागरीय अतिक्रमण यानी धरातल पर सागरीय भाग का अधिक हो जाना। पहली अवस्था है सागरीय अतिक्रमण यानी सागरीय भाग का अधिक हो जाना। उसके बाद है दूसरी अवस्था में इन्होंने कहा है सागरीय निवर्तन का काल, यानी जो सागर, पहली अवस्था में जो सागर धरातल पर फैल गया है उसके बाद द्वितीय अवस्था में सागर का कम हो जाना। ये 2 अवस्थाएं जोली महोदय ने बताई है। देखो, 2 अवस्थाएं जोली महोदय ने बताई है, एक सागरीय अतिक्रमण काल, दूसरा है सागरीय निवर्तन का काल। जो सागरीय अतिक्रमण का काल है उन्होंने इसमें देखो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है जोली महोदय ने कि जो सर्वप्रथम है जो अर्ध स्तर है वो उसके पिघलने के कारण, जो अर्ध स्तर है उसके पिघलने के कारण जो सीमा है उसका विस्तार होने लगता है। जो सीमा परत थी उसका विस्तार होने लगता है। उसके विस्तार होने के कारण जो ग्लोब है, ग्लोब का व्यास बढ़ने लगता है। ग्लोब का व्यास का मतलब पृथ्वी के व्यास से है। फिर सेकेंड पॉइंट में है, इसमें महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। जो महाद्वीपीय खंड है वो पृथ्वी से के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि पिघलने के कारण सीमा का जो घनत्व कम हो जाता है। पिघलने के कारण जो सीमा है, देखो इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। घनत्व कम होने की वजह से जो सियाल परत है, सियाल परत के जो हल्के पदार्थ है वो नीचे धंसने लगते हैं, नीचे धंसने लगते हैं। और चौथा पॉइंट में है इसमें
कि महाद्वीपीय खंड के सीमा के डूबने के कारण, जो महाद्वीपीय खंड है वो सीमा में जब डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है। जब महाद्वीपीय भाग है वो महासागरीय भाग में जब डूबता है तो जो महाद्वीप के जो किनारे हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इससे जो जलमग्न महाद्वीपीय भाग पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है। जो जलमग्न महाद्वीपीय भाग है उस पर तलछटीय निक्षेप होता है, यानी अवसाद वगैरह वहाँ जमा होने लगते हैं। तो इस तरीके से भूसंधि का निर्माण होता है, यानी अर्ध स्तर है, अर्ध स्तर पिघलता है। अर्ध स्तर जब पिघलता है, अर्ध स्तर का मतलब सीमा परत से है। अर्ध स्तर पिघलने से फिर जो सीमा है उसके पिघलने के कारण उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। घनत्व कम होने से फिर जो सियाल के जो पदार्थ हैं वो सीमा में धंसने लगते हैं, और जो धंसने के कारण जो महाद्वीपीय भाग है वो महासागर है उनमें वो जलमग्न होने लगते हैं। तो इस तरीके से फिर तलछटीय निक्षेप होने लगते हैं और एक भूसंधि का निर्माण होता है। तो अगला छठा पॉइंट है इसमें कि महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से, फिर महासागर की जो तली है उसमें तनाव की स्थिति पैदा होने से फटन और दरारों का निर्माण होता है, और जिससे सागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, फटन और दरार होने से सागरीय द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इस तरह से सागरीय अतिक्रमण अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि सागरीय निवर्तन का काल। अब सागरीय निवर्तन का काल में मतलब जो सागरीय जो क्षेत्र है उसका कम होना है। पहली अवस्था में तो जो सागरीय द्वीप बन गए, सागरीय द्वीपों के निर्माण का मतलब सागर का विस्तार हुआ है। अब जो सेकंड अवस्था है इसमें जो सागर है उसमें सागर के विस्तार में कमी आ जाती है। देखो इसमें इन्होंने बताया है सागरीय निवर्तन के काल में कि जो अर्ध स्तर है उसके पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है। जब अर्ध स्तर है, सब स्ट्रेटम है, वो पिघल जाता है तो महाद्वीपीय जो भाग है उस पर तैरने लगता है, और जो तैरता है तो इसमें ज्वारीय बल के कारण एक फोर्स लगता है, ज्वारीय बल। उसके कारण जो महाद्वीपीय भाग है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। जो वेगनार के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं ये ज्वारीय बल की वजह से, वो ही जोली महोदय बता रहे हैं इसमें। तो जब ज्वारीय बल के कारण जो महाद्वीप हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं, तब जो सब स्ट्रेटम है वो ठंडा होने लगता है, और सब स्ट्रेटम्स के जब ठंडा होने लगता है तो उसके कारण उसका जो घनत्व है वो वापस बढ़ने लगता है, और जो ग्लोब की जो परिधि बढ़ गई थी, ग्लोब का जो विस्तार हो गया था वो भी अब घटने लगता है, जिस कारण महाद्वीप पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच जाते हैं। महाद्वीप जो वापस है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचते हैं और महाद्वीपीय भाग ऊपर उठने लगते हैं, जिस कारण तरलावस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लगता है। जब महाद्वीपीय भाग जब ऊपर उठेगा तो जो सागरीय भाग है वो कम होने लगेगा, उसका निवर्तन होने लगेगा सागरीय भाग का, और सागर की जो तली है वो सर्वाधिक संकुचित होती है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि दो सिकुड़ते हुए महासागरीय जो तली के बीच, दो सिकुड़ते हुए महासागरीय तली के बीच में महाद्वीपीय भाग के किनारे पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है, और दोनों ओर से दबाव पड़ने से पर्वत का दोनों ओर से दबाव पड़ता है, जो तलछट है उसमें वलन की क्रिया होती है और पर्वत का निर्माण होता है।
और जिससे जो अध स्तर के जो अध स्तर है वो जब ठोस होने लगता है तो उसमें ऊर्ध्वाधर गति होती है, वर्टिकल मूवमेंट होता है उसमें, जिस कारण जो पर्वत है वो ऊपर